10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले पाठों को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों को श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित उत्साह शीर्षक कविता को पढ़ना है। आप सबों को पता है, और हम सब इसी के दरमियान पहले श्री निराला जी के बारे में कुछ जानते हैं। आप लोगों ने कबीरदास का नाम सुना है। संत कबीर के बाद अगर कोई फक्कर और कोई निर्भीक कवि हुआ है बच्चों, तो वो है श्री निराला जी। सूर तुलसी की प्रतिभा भी इनमें है। सूफी जो भक्त हुआ करते थे, उनका फक्करपन भी इनमें है, और प्रसाद की जो सौंदर्य चेतना थी वो भी इनमें है। तो हम सब आज इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा इनका जीवन रहा, कैसे इनका जन्म स्थान था, और कैसे इनकी रचनाएं थी, और किस तरह से ये हिंदी साहित्याकाश में अपने आप को लाए। बंगाल के महिषादल में इनका जन्म हुआ था सन 1809 ईस्वी में, और ये मूल निवासी वैसे गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका मूल जन्म स्थान था। अर्थात इनके माता पिता दादाजी वगैरह वहाँ रहते थे, लेकिन जीविका की तलाश में इनके पिताजी वहाँ बंगाल में महिषादल में थे, इसलिए इनका जन्म वहीं हुआ। और संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि अन्य विषयों का भी ये अध्ययन किए थे, लेकिन ये सब अध्ययन जो था इनका, वो सब घर पर ही रहकर हुआ था। घर पर रह करके अपनी क्षमताओं को इस तरह से विस्तृत कर लेना, फैला लेना एक अनोखी बात कही जा सकती है, क्योंकि बिना विद्यालय के, बिना किसी गुरुकुल के बच्चा यदि अपनी क्षमताओं को परिवर्तित कर लेता है तो ये एक अनोखी बात होती है। लेकिन बच्चों, पारिवारिक जीवन श्री निराला जी का बहुत ही कष्टमय रहा। पत्नी इनकी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देने के बाद चल बसी थी। असमय ही जीवन विरह से व्याकुल वाला हो गया था, और उससे भी दुखद बात ये हुई कि इनकी पुत्री भी कालांतर में आकर चल बसी। इनके जीवन में त्रासदी ही त्रासदी बढ़ती गई, लेकिन इन्होंने अपनी काव्य रचना को उन सबसे दुष्प्रभावित नहीं होने दिया। भले ही इनके काव्य में दुख का भी भान हुआ, इनकी रचनाओं के मार्फत से दुख का प्राकट्य हुआ है। हम सब देखते हैं, जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे स्वतंत्र रूप से भी, तो लगेगा कि इनका जीवन कैसा था। पुत्री की मृत्यु के बाद इन्होंने सरोज, पुत्री का नाम था, तो उसके नाम पर, मतलब उसकी मृत्यु के बाद इन्होंने सरोज स्मृति नाम की एक काव्य रचना की थी, जो हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे मतलब प्रसिद्ध शोक गीत के रूप में जाना जाता है। और जन्मभूमि की वंदना नाम से एक कविता उन्होंने लिखी, जिससे इनके साहित्यिक जीवन का शुरुआत हुआ था। अनिमा, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, परिमल, ये सब इनकी अनेकानेक रचनाएं हैं, जिसके माध्यम से ये अमर हो चुके हैं बच्चों। आज हम सब थोड़ा पाठ पढ़ाते हैं कि उत्साह पाठ में इन्होंने कहा क्या है आखिर। उत्साह शीर्षक कविता जो है वो है एक आह्वान गीत। आह्वान का मतलब होता है बुलाना। जैसे हम लोग, आप गौर से देखते हुए है कि जैसे पंडित जी वगैरह आते हैं हमारे घर पर पूजा कराने के लिए आते हैं, तो हर देवता का आह्वान करते हैं। पूजा के क्रम में प्रत्येक देवता का आह्वान करते हैं, उनको बुलावा देते हैं, और मंत्रोच्चारण के माध्यम से वो प्रतिष्ठित करते हैं। वो देखते हुइएगा। तो यहाँ उन्होंने इस कविता में निराला जी ने आह्वान किया है बादल का। बादल इनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। हमेशा से बादल के प्रति इनका एक अनोखा अनुराग रहा है, और इन्होंने बादल का आह्वान किया है। सुनिए थोड़ा सा कैसे इसमें वर्णन है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। मतलब बादल को गरजने के लिए कवि निराला आमंत्रित करते हैं, और कैसी सुंदर इनकी
वाणी है, कैसी सुंदर इनके भाव हैं। देखिए कि बादलों को का मानवीकरण इन्होंने किया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ। देखिए कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बच्चों के लट घुंघराले होते हैं, वैसे ही तुम्हारे जो बाल हैं वो काले घुंघराले। आप आसमान में देखते हुइएगा, जब बादल छा जाता है तो ऐसे ऐसे घुंघराला टाइप का आपको लगेगा देखने में। उसी को इन्होंने बच्चों के बाल से, काले घुंघराले बाल से उस दोनों की तुलना की है। और कहते हैं विद्युत मतलब होता है बिजली, चपला जिसको बोलते हैं, वो बिजली की सी छवि उर्मे अर्थात हृदय में हमारे हो रही है और मुझ में नवजीवन का संचार हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं नई दुनिया में जा रहा हूँ और मुझ में तुम्हारे बादल के छाने से, तुम्हारे घनघोर गर्जन से, नूतन मतलब होता है नया, नई कविता करने की शक्ति भर रही है। ओ बादल तुम फिर से गरजो, फिर से गरजो। दूसरा अंतरा है, देखिए विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। आप अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आप सबको पता है कि बरसात से पहले धरती की क्या स्थिति होती है। कड़ी धूप, लगातार धूप, घास जल रहे हैं, उधर पेड़ पौधे पानी के बिना व्याकुल हो रहे हैं। और उस समय बादल का आगमन कैसी शक्ति बरसाता है, ये हम सबको पता है। लगता है जैसे आसमान से अमृत बरस रहा हो, है ना। ये अनुभूति आप सबको भी होती होगी। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा है कि जो पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ व्याकुल हो गए हैं, विकल हो गए हैं, उनके मन अनमने से हो रहे हैं। और विश्व के सारे लोग जो हैं, सकल जन, सारे लोग जो हैं वह व्यथित और बेचैन हैं वर्षा के अभाव में, बादल तुम्हारे बरसने के अभाव में। और तुम अज्ञात दिशा से आओ और बरसो और इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो, प्लावित कर दो, अपने जल से प्लावित कर दो। ए बादल तुम गरजो। पूरी कविता को एक आह्वान गीत कहिएगा बच्चों, और यानी बुलावा, आह्वान अर्थात बुलावा। और इसके माध्यम से उन्होंने तपती धरती को, पृथ्वी के जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, पशु पक्षी को तृप्त होने के लिए बादल को आमंत्रित करने का प्रयास किया है। ये पूरी कविता का निचोड़ है। और एक आप लोगों का प्रश्न था आज 9 से 9:40 की कक्षा में कि हमने जो आपको दिया था वो निबंध लिखने के लिए कि आंखों देखा मैच, है ना, कल की कक्षा में। तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो उसमें हमने तो सांकेतिक दिया ही था कि जो संकेत बिंदु है उसको आप सिर्फ और उसको पॉइंट डाल के और उसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिएगा। उसमें कुछ भी नहीं है। पहला है कि आंखों देखा मैच का, कि मैच की शुरुआत का वर्णन कर दीजिए। पहले अंतरा में आप मैच की शुरुआत का वर्णन कीजिए कि कैसे आपने जो आप वहाँ देखे, कैसे क्या लगा आपको, क्या अनुभव हुआ, आपने उस समय कैसा महसूस किया जब आँख से खुद से जब बैठ के रूबरू होकर मैच देखते हैं। अब टीवी के मार्फत देखते हैं वो, या रेडियो पर पहले कमेंट्री लोग सुनते थे वो, और जब हम सामने देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे मैं ऑडियो भेजती हूँ और आज आपके आमने सामने हूँ तो उसमें बहुत फ़र्क है ना, वही फ़र्क होता है सामने आमने। और जब आदमी फेस टू फेस नहीं होता है, उसको रूबरू बोलते हैं, वो नहीं होता तो उसमें फ़र्क होता है। तो आपने क्या अनुभव किया उस अंतरा में उसको डालिए। दूसरे अंतरा में है कि मैच की शुरुआत का वर्णन कर दीजिए और दोनों में आपको क्या अंतर लगा, ये कि आपने जब सामने आमने होकर देखा वो, और पहले जो आपने ऐसे देखा था, टीवी पर देखा था वो, उसमें आपको क्या अनुभव हुआ, कैसी अनुभूति हुई, आपके मन में क्या विचार पनपे, उसकी चर्चा करनी है। और अंत में उपसंहार तो आप लिखते ही हैं, लिखते आए हैं अभी से, तो उसमें उपसंहार डालिएगा कि इसके पश्चात आपके मन की जो अनुभूति है और उसका क्या है उसको डालना है। मोटा मोटी 200 से 250 शब्दों का डालना है, उससे अधिक नहीं करना है। अभी ये 255 भी हो सकता है, 245 शब्द भी हो सकता है और उसके आसपास का हो सकता है। ठीक है, फिर कुछ कठिनाई होगी तो हम अगली कक्षा में मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।